सीएम योगी ने दी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर की सौगात। 22 एकड़ में बना यूपी का नया हाईटेक प्रशासनिक हब। जनता को दफ्तरों की चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। राम मंदिर चोरी मामले में आरएसएस का पहला बयान। कहा, राम मंदिर में चोरी दुर्भाग्यपूर्ण। एसआईटी की जांच पर भरोसा। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का यूपी का दौरा कल। कई संगठनात्मक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री सांसद एमएलसी के साथ बैठक भी करेंगे। उत्तराखंड के पीसीएस अधिकारियों को सीएम धामी का संदेश। कहा, यह सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं, 1.25 करोड़ जनता का विश्वास पत्र। राम मंदिर मामले के बाद उत्तराखंड में प्रशासन सख्त हुआ। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के सीईओ का निर्देश। का अनियमितता पाई गई तो कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। अब वक्त हो चला है आज की बड़ी सुर्खियों का। आइए नजर डालते हैं दिन भर की उन अहम खबरों पर जिन्होंने देश भर में हलचल मचा दी और सुर्खियों में जगह बनाई। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर मामले की, जहां आरएसएस ने पहली बार सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है, जिससे इस पूरे मुद्दे पर सियासी तापमान एक बार फिर से बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य को एक बड़ा तोहफा देते हुए 22 एकड़ में बने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर और हाईटेक प्रशासनिक हब का उद्घाटन किया, जिसे विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसी के साथ यूपी में आज से शुरू हुए मैंगो फेस्टिवल ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जहां मोदी मैंगो और योगीराज जैसे खास किस्म आकर्षित का केंद्र बने हुए रहे। वहां पूरे माहौल को खास बना रख दिया। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा और तकनीक को लेकर बड़ा फैसला सामने आया, जहां ई रिक्शा संचालन में इस्तेमाल होने वाले चीनी ऐप बैट बीएमएस पर सरकार ने रोक लगाकर सख्त संदेश दिया। कुल मिलाकर आज का दिन राजनीतिक विकास, संस्कृति और सुरक्षा हर मोर्चे पर बड़ी हलचल और अहम फैसलों के नाम रहा। तो देखिए 4 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर आज आरएसएस ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। पहला बयान सामने आया। राम मंदिर चोरी मामले में लगातार ये पूछा जा रहा था कि आरएसएस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आई, क्योंकि लगातार जागरूक रहते हैं, हस्तक्षेप रहता है राम मंदिर से जुड़े किसी भी मामले पर आरएसएस का। और आज पहली प्रतिक्रिया सामने आई। आरएसएस ने साफ तौर पर कहा कि मंदिर की सुरक्षा के साथ कोताही नहीं बरतनी चाहिए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जो आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो भक्तों की आस्था पर आघात किया गया है, उसके मद्देनजर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और उन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए जो देशद्रोही और हिंदू विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं। सभी से एकजुट होने की सलाह दी। यहाँ पर आरएसएस ने कहा कि एकजुट होने की जरूरत है सभी हिंदुओं को। इस कांड के बाद से लगातार देखा जा रहा था कि हिंदुओं में कहीं ना कहीं ये बहुत ही बात खटक रही है कि जिस मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए, जिस मंदिर के नाम पर सरकार बनाई गई, आज उसकी सुरक्षा तक नहीं हो पा रही है। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जहां आज उन्होंने 22 एकड़ में बने हाईटेक प्रशासनिक हब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित भी किया। सारी सुविधाओं से ये लैस सेंटर। वहीं तीसरी तस्वीर, आज उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आम सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान बना रहा है और 26% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश रखता है आम के मामले में। साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ योगीराज आम और मोदी राज आम भी देखने को मिला। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में संगठन को और धार देने की तैयारी तेज हो गई है। बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के मिशन में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। लखनऊ में होने वाली बैठकों में संगठन से लेकर आगामी राजनीतिक रणनीति तक कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा।
खास बात यह है कि इस बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एक मंच पर नजर आएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें इस दौरे को लेकर के हैं और इससे निकलने वाले राजनीतिक संदेश पर टिके हुए हैं। तो नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा उत्तर प्रदेश का, कल लखनऊ पहुंचेंगे, मीटिंग करेंगे, सबसे पहले जनसभा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि रोड शो भी आयोजित किया जा रहा है। रोड शो करेंगे नितिन नवीन। 4 और 5 जुलाई को लखनऊ में महामंथन होगा। 2027 चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, चुनावी मंत्र दिया जाएगा। नितिन नवीन यहां पर मंत्र देंगे कि किस तरीके से 2027 में उत्तर प्रदेश को फतेह करना है। नई टीम को धार देने का प्रयास किया जाएगा। टीम पंकज को एक्टिव करेंगे नितिन नवीन, इसीलिए 2 दिन के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि 19 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 6 नए क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। उनको परखा जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ कितना प्रभावी है ये नई टीम का तालमेल, वो भी देखने को मिलेगा। साथ ही बांदा में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सूखे और बदलते मौसम के खतरे को देखते हुए अलर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा, सुपर एल नीनो की आशंका को देखते हुए किसानों को कम पानी वाली फसलें जैसे दलहन, तिलहन अपनानी चाहिए। मंत्री शाही ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और पराली न जलाने की भी अपील की है। साथ ही रासायनिक खाद का कम प्रयोग करने की सलाह दी है। तो कृषि क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया सकता है, यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही ने तमाम बड़ी बातें कही और कहा कि क्योंकि इस बार बारिश के कम आसार हैं और माना जा रहा है कि पिछले 5 सालों में इस बार सबसे कम बारिश दर्ज की जाएगी और इसी के मद्देनजर किसानों को नुकसान ना हो तो ऐसी ही फसलों की बुआई की जाए, ऐसी ही फसलों को उगाया जाए जैसे दलहन, तिलहन, जिससे सूखे से बचा जा सके। उन लोगों का राम जन्मभूमि से लेना देना कुछ भी नहीं रहा। वो लोग हैं जिनके लोगों ने अयोध्या के भीतर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला करके और रक्त रंजित कर दिया था। अयोध्या के सड़कों पर और गलियों के भीतर खून के प्रवाह बहाने वाले लोग आज राम मंदिर के बारे में भ्रामक समाचार दे करके लोगों के आस्था को चोट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, यह अत्यंत निंदाजनक है। आदरणीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है। झांसी पुलिस लाइन में 59वीं अंतर जनपदीय पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिता जिसमें कानपुर जोन के विभिन्न जनपदों से आए पुलिसकर्मी अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक दक्षता का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतियोगिता में फोटोग्राफी, कंप्यूटर एंट्री, सबोटाज चेक और वीडियोग्राफी जैसी विधाओं में प्रतिभागी पुलिसकर्मियों का कौशल परखा जाएगा। इस अवसर पर सहायक पुलिस अधीक्षक आरिबा नोमान, क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री प्रिया सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। तो 3 दिन तक चलेगी वैज्ञानिक दक्षता की परीक्षा। व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की उच्च स्तरीय समिति ने शुक्रवार को आगरा मेट्रो और जिला न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। सेना नायक डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा उपकरणों, SOP, वीडियो सर्विलांस, प्रतिबंधित सामान की जांच और जवानों की तैनाती का जायजा लिया। मेट्रो डिपो के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से लेकर जिला न्यायालय के प्रवेश द्वार, CCTV कंट्रोल रूम और पार्किंग व्यवस्था तक हर पहलू की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए और न्यायालय सुरक्षा समिति के साथ अहम बैठक भी की। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग की कमियां लगातार उजागर हो रही हैं। भारत अपडेट की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई। आपको बताते चले कि DM मकसूदन हुल्गी के निरीक्षण के बाद डॉक्टर की अस्पताल में अनुपस्थिति देखी गई। अस्पताल प्रबंधन के अंदर चल रही लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। बता दें कि ऑटो रूम में चिकन और अंडा कड़ी बनाई जा रही थी। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के बजाय मौज मस्ती दिखाई दे रही है। उस वक्त सूचना पर CMO डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने तुरंत जांच का हवाला दिया। हैं और समय 12:30 हो रहे हैं और यहाँ का अंदर का नजारा देख लीजिए कि DM देवरिया लगातार स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित दे रहा है और निरीक्षण कर रहा है जमीनी स्तर पर जाके
लेकिन फिर भी देवरिया की स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इतनी उजागर हो रही है कि आप खुद अपने पीछे हमारे देख सकते हैं। आइए यहाँ पे वार्ड बॉय के भरोसे ये अस्पताल चल रहे हैं, मरीज आके इंतजार कर रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डॉक्टर उपलब्ध मौजूदगी नहीं है, ना तो फार्मासिस्ट है। यहाँ पे सिर्फ चौकीदार और ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की भरोसे और वार्ड बॉय के भरोसे अस्पताल चलाए जा रहे हैं। अंदर का नजारा देखिए, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, और इनको देखिए आपका क्या नाम है? क्या नाम है? राजेश। आप कौन है? डॉक्टर है? नहीं। तो नहीं। फार्मासिस्ट है? नहीं। तो देखिए ये इनका वार्ड बॉय है, कहना क्या फार्मासिस्ट नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, और इन लोगों को ये पता है कि लोग छुट्टी पे हैं। यहाँ मरीज भी बैठे हुए हैं। अंदर का नजारा देखिए, ये अंदर का नजारा देखिए। यहाँ पे होटल चलता है, होटल यहाँ पे चलते हैं, यहाँ खाने बनाए जाते हैं, मीट मछली बनाए जाते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए कैसे यहाँ पे भोजन बनाया गया है। ये चावल है, ये चिकन बनाया गया है, दिखाओ, ये चिकन बनाए गए हैं, और यहाँ पे मरीज को इलाज के लिए रखे गए डॉक्टर और स्टाफ चिकन, अंडा और कढ़ी खाकर यहाँ पे मौज मस्ती करते हैं, ना कि यहाँ के मरीजों का इलाज करते हैं। नमस्कार, भारत अपडेट के लिए देवरिया से अरविंद द्विवेदी। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए कैश और 50 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बदमाश फेरी लगाकर रेकी करते थे और फिर लूट को अंजाम दिया करते थे। तो मोबाइल लूटने वाले बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। ये पूरा गिरोह है जो लोगों के साथ ठगी करने का काम करता था, लूट करने का काम करता था, और गैंग का पर्दाफाश किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मुंह छुपाते ये बदमाश नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देते थे, उनके वॉलेट चुरा करके फरार हो जाते थे, और यहाँ पर लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उनके मोबाइल उनको सुपुर्द करा दिए जाएंगे। देखिए, लगातार शिकायतें मिल पा रही थी कि इस तरीके का गिरोह है जो है सक्रिय है। भीड़ वाले स्थानों पर, विशेष रूप से मेट्रो स्टेशन के आसपास जब लोग आते जाते हैं तो भीड़ का फायदा उठा करके ये लोग मोबाइल को चोरी कर लिया करते थे। आज इनकी गिरफ्तारी के पश्चात इनके कब्जे से 49 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, साथ ही साथ 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फोन इनकी सर्विलांस की मदद से किसके ये मोबाइल हैं, ये सारी जानकारी प्राप्त की जा रही है, और अभी तक जो जानकारी प्राप्त है इसमें से 2 मोबाइल के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है। आज दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अभिरक्षा हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया। इस मामले में 6 नामजद अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहे थे। तो पुलिस और बदमाश के बीच चली ताबड़तोड़ गोलियां। संबंधित एक अभियुक्त जिसका नाम मोना ठाकुर, जो कि ग्राम इमलिया जंक्शन का रहने वाला है, मुखिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यह मथुरा बरेली हाईवे से पास होता हुआ अपने गांव नगला इमलिया जा रहा है। इस घटना के संज्ञान लेते हुए तत्काल ही इस पूरे घेराबंदी करी गई और पर्याप्त पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान शुरू किया गया। जब एक अज्ञात कार सवार जब यहाँ से निकल रहा था, जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने रोकने के बजाय और तेज़ी से निकाला और पुलिस बल पर फायर किया, जो कि एक बुलेट प्रूफ जैकेट जो कि जंक्शन प्रभारी थे उनके लगी है और एक थाना सरकारी जीप पे गाड़ी लगी है। जवाबी मुठभेड़ में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई करी गई है उसमें अभियुक्त के दोनों पैर में इसमें गोली लगी है, जिसको उपचार हेतु CHC बागला रेफर कर दिया गया है। वहीं कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसको सुनकर शायद आपको हंसी भी आए, जहां लग्जरी शौक और गर्लफ्रेंड के खर्चों ने 4 भाइयों को चोर बना दिया। जी हां, कानपुर पुलिस ने चोरी करने वाली टक्कल गैंग के सरगना अंशु पासी को गिरफ्तार कर लिया। गैंग के 3 फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों के कब्जे से 1 लाख नकदी और तमंचा बरामद हुआ है। टक्कल गैंग में चारों भाई मिलकर पहले रेकी करते थे, फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे और चोरी के पैसों से अय्याशी करने गोवा जाते थे।
देखिए, कानपुर से ये मामला सामने आया जहां 4 भाई और चारों मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पहले 2 भाई मिलकर रेकी करते थे और फिर चारों मिलकर उसी घर में चोरी करते थे। और इसके पीछे का कारण उनकी अय्याशी थी, जहां वो पहले चोरी करने के बाद सीधे गोवा जाते थे, मौज मस्ती करते थे और फिर दूसरा घर शिकार बनाते थे, दूसरे घर को फिर से रेकी करते थे। और देखिए, लोगों की मेहनत की कमाई को अपनी अय्याशी में उड़ाने का ये प्रयास करते थे और बहुत ही शॉर्टकट इन्होंने ये समझा था कि लोगों के घरों में चोरी करें और उसके बाद बिना मेहनत के मजे करें। को तोड़ करके उस घर में प्रवेश किए और उसकी जो ज्वेलरी और कैश था वो सारा सामान ये लोग चोरी कर लिए थे। इसमें एक क्राइम नंबर 178/26 चोरी की धाराओं में अभियोग दर्ज हुआ था और इसमें हमारे सभी अधिकारियों ने इसमें प्रयास किया। इंस्पेक्टर सेनपारा ने इसमें काफ़ी अच्छा प्रयास किया और इसमें 3 टीमें बनाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए फुटेज के माध्यम से उस स्कूटी की पहचान हुई और उसमें जो 2 व्यक्ति थे, एक ने अपना मुंह बांध रखा था, एक ने मुंह नहीं बांधा था। तो उस आधार पे वहीं मैनपुरी में दिन दहाड़े बाइक सवार से लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी ने 4 टीमों का गठन किया था। इसके बाद 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। आरोपियों के कब्जे से कैश, लूट का सामान बरामद किया गया है। तो कब्जे से कैश और लूट का सामान बरामद किया गया। लंबे समय से पुलिस इनकी फिराक में थी। दिन दहाड़े लूटपाट करने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। देखिए, दिन में लोगों को निशाना बनाते थे और फरार हो जाते थे। किसी का वॉलेट चुरा ले जाते थे तो किसी का फोन चुरा ले जाते थे और लोगों को निशाना बनाते थे। और इसमें 4 से 5 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और ये पूरा गिरोह था जो लोगों को ठगने का काम करता था। इनके पास से तमाम कैश बरामद किया गया है और कई आभूषण भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 1 तारीख को दोपहर की बात होगी। एक व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उनका काम होता है कि जो ट्रैक्टर आदि फाइनेंस करते हैं उसके पैसे को रिकलेक्ट करके वो जमा करता था। और वो उसका जो एरिया था कुड़ावली और ओछा क्षेत्र में पड़ता है। तो हर दिन की बात है, उस दिन भी वो अपने पैसे कलेक्शन के लिए उस एरिया में घूम रहा था। यहाँ पे सुबह के समय कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई है कि मेट्रो लाइन जाने की वजह से इनकी बिल्डिंग डैमेज हो गई है, कुछ व्हीकल धंस गए हैं उसमें। तो यहाँ पे फोर्स मौजूद है और मेट्रो को भी कांटेक्ट किया गया है। वहीं कानपुर मेट्रो की कथित लापरवाही के कारण करीब 12 लोगों की जान जोखिम में आ गई। काकादेव थाना क्षेत्र के पांडु नगर में स्थित हारमोनी विला अपार्टमेंट का एक बड़ा सिरा अचानक ताश के पत्तों की तरह धंस गया। जमीन खिसकने से पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में इमारत को खाली कराया गया। स्थानीय निवासियों का सीधा आरोप है कि टनल या पिलर के लिए चल रहे मेट्रो के निर्माण कार्य से जमीन खिसकती है, इसके चलते ये हादसा हुआ। देखते ही देखते कई वाहन मलबे और गहरे गड्ढे में जमींदोज हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। अब तक 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल इलाके में तनाव और डर का माहौल है। पीड़ित परिवार मेट्रो प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से विकास कार्यों के दौरान बरती जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पानी भरा है, नीचे बेसमेंट का भरा है या मेट्रो का भरा है हमें नहीं मालूम। दोनों लोग अपना वो करके देखें है ना, अब वो लोग देखेंगे। तस्वीरें का काम है। बेसमेंट में भी काम हो रहा था और मेट्रो के काम की वजह से नीचे उसी के नीचे मेट्रो जा रही थी। कितनी गाड़ियां नीचे चली? 5। यहाँ पर सुबह क्या नाम है जगह जो है आगे मेरा ऑफिस बना हुआ है। मैं यहाँ 1 साल से ब्लाइंड बच्चों को फ्री पढ़ा रही हूँ, संगीत की शिक्षा देके रोजगार देती हूँ उनको। तो यहाँ पर ये ऑफिस की बाहर की दीवार जो है ये धंस गई है। इसमें कुछ क्या नाम है गाड़ियाँ खड़ी थी 6-7 बाइकें, वो भी उसमें चली गई, वो निकलवाई हैं। ये सब हुआ मेट्रो की वजह से है। मेट्रो की खुदाई हुई नीचे तो उसमें ये सब हुआ जिसकी वजह से धंस गया। हमने बोला था मेट्रो वालों से, जब वो कर रहे थे तो बाहर की सारी दीवारों में क्रैक आ गया था, तो उसी से दीवारें सब धंसी थी। तो तभी बोला था मैंने, कितना बड़ा बड़ा क्रैक है और पूरा वाइब्रेट कर रही थी।
देखिए, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और दिल्ली एनसीआर में मानसून ने दस्तक दे दी। तय समय से करीब 5 दिन की देरी के बाद आई इस बारिश ने राजधानी में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक मानसून अब उत्तर पश्चिम भारत के बड़े हिस्से में फैल चुका है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार देर रात दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। तय तारीख 27 जून से 5 दिन की देरी के बावजूद मानसून ने आते ही राजधानी को झमाझम बारिश की सौगात दी। कई हफ्तों से उमस और भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है और मौसम पूरी तरह से अब बदल चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के मुताबिक अब मानसून दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के इस बड़े हिस्से में फैल चुका है। वहीं अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, दक्षिण गुजरात और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। हालांकि सवाल ये है कि आखिर मानसून दिल्ली में देरी से क्यों पहुंचा। IMD के मुताबिक 2021 के बाद ये पहला मौका होगा जब दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई में दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 2021 में मानसून 13 जुलाई को राजधानी पहुंचा था। लंबे समय तक चली गर्मी, लू और धूल भरी आंधियों के बाद अब मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने, मध्यम से तेज बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अनुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं उत्तर भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश भी सामान्य तिथि से 6 दिन की देरी के बावजूद पूरी तरह मानसून की चपेट में आ चुका है। लेकिन जहां उत्तर भारत में बारिश राहत लेकर आई, वहीं पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में यही बारिश अब आफत बनती जा रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और कोंकण, तटीय महाराष्ट्र और गोवा में लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कई निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि रत्नागिरी में बेहद भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया। IMD के मुताबिक बृहन मुंबई नगर निगम और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संवेदनशील इलाकों में संभावित बाढ़ को लेकर पहले ही सतर्क कर दिया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून और मजबूत हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि 2 जुलाई से सक्रिय होने वाले नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और तेज हो सकती है। राज्य में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। कई सड़कें बंद है और करोड़ों रुपए के नुकसान की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 4 धाम यात्रा मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और भूस्खलन संभावित इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार बारिश के बाद हुए भूस्खलन में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई घायल हैं और कुछ लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय देश भर में सक्रिय कई मौसम प्रणालियां मानसून को लगातार ताकत दे रही हैं। पंजाब, मध्य प्रदेश,
उत्तर प्रदेश और गुजरात के ऊपर बनी चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण गुजरात से कर्नाटक तक फैला ऑफशोर ट्रफ और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र आने वाले दिनों में बारिश को और तेज कर सकता है। ऐसे में जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के बड़े हिस्से में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहने की संभावना है। यानी कहीं ये बारिश गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं बाढ़, जल भराव और भूस्खलन जैसी चुनौतियां भी साथ लेकर आ रही है। वहीं मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के कस्बा हर्रा में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी पार्लर संचालिका भी थी। सुबह दंपत्ति के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पति ने चाकू से अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार